नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सेज के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। आज उस सिलेक्शन लिस्ट में बहुत सारी कमियां दिख रही है और भर्ती प्रक्रिया भी शुरू से सवालों के घेरे में रही। लगातार उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती रही और उन गलतियों को सुधारने के बजाय इस भर्ती प्रक्रिया को यूं ही पूरा कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? अब भी जो गलतियां हुई उनको क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? जैसे बहुत सारी गलतियां मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली गलती कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण के जो पद थे उसमें क्षैतिज आरक्षण में कुछ पदों को उसी कैटेगरी में सामान्य लोगों को दे दिया गया, नॉर्मल लोगों को दे दिया गया, लेकिन कुछ पद ऐसे थे क्षैतिज आरक्षण के जिनको कि शासनादेश कुछ एक शासनादेश जो कि 13 अप्रैल 2023 को बना था, उस शासनादेश का हवाला देते हुए उन क्षैतिज आरक्षण के पदों को आगे के लिए होल्ड कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है। और इसी क्षैतिज आरक्षण के कुछ पदों को एक शासनादेश है जो कि 16 फरवरी 2022 को रिलीज हुआ है, उस शासनादेश का हवाला देते हुए उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को दे दिया गया। तो साथियों, आप खुद देखिए, एक ही भर्ती प्रक्रिया में आप दो अलग अलग नियमावली कैसे लगा सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन चिकित्सा चयन बोर्ड ने इतनी बड़ी गलती की है। और क्यों की है, ये चिकित्सा चयन बोर्ड को जवाब देना चाहिए, अपनी गलती सुधारनी चाहिए और इस चीज़ को सही करते हुए क्षैतिज आरक्षण के जिन पदों को होल्ड किया गया है उन पदों को होल्ड ना करते हुए उन पदों को उसी कैटेगरी में समायोजित करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है चिकित्सा चयन बोर्ड का और इसको सुधारना चाहिए। दूसरी गलती चिकित्सा चयन बोर्ड ने ये की है कि एक ही कैंडिडेट का डिग्री में भी सिलेक्शन किया है और डिप्लोमा में भी सिलेक्शन किया है। मतलब उस कैंडिडेट ने दो जगह अप्लाई किया, डिग्री में भी और डिप्लोमा में भी, दो जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है और दो जगह उनका सिलेक्शन भी कर दिया। और आज अगर हम पूछते हैं क्या सिलेक्शन लिस्ट जो आई है इसके अलावा क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो हमें बताया जाता है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो आप साथियों सोचिए कितना बड़ा ये मिस्टेक है, इससे किस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और मिस्टेक में आपको थोड़ा सा और ले जाना चाहता हूँ। इसमें क्षैतिज आरक्षण में एक कैटेगरी दी हुई है विकलांगों के लिए जो सीट दी गई है उसमें विकलांगों के लिए कंडीशन रख दी गई है और वो कंडीशन रखी है 1 लाख अफेक्टेड। सिर्फ उसी कैंडिडेट को लेंगे, विकलांग या दिव्यांग जो पर्सन है उसी कैंडिडेट को लिया जाएगा वो जो 1 लाख अफेक्टेड होगा। मतलब विकलांगता की श्रेणी के लिए भी एक क्राइटेरिया बना दिया है चिकित्सा चयन बोर्ड ने। कहा है कि सिर्फ जिसके पैर में दिक्कत होगी 40% उसी को लिया जाएगा, अदरवाइज जिसके हाथ में दिक्कत है या और कोई दिक्कत है उसको नहीं लेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है, क्योंकि मैंने स्टडी किया है उस चीज़ को, मैंने अपने एडवोकेट से भी इस बारे में काफ़ी डिस्कस किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है और हमें भी इस चीज़ को समझना होगा कि क्षैतिज आरक्षण में विकलांग लोगों को आरक्षण दिया क्यों गया। तो आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी तरह बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी उनके अंदर है, जो कि फिजिकली कम जो वीकनेस है उनकी या फिजिकली जो कुछ कमियां हैं, तो उनको समाज में कुछ ऐसी हीन भावना उनके अंदर पैदा ना हो जिससे कि वो समाज से अपने को अलग समझे, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। और 40% अगर कोई व्यक्ति एक विकलांग है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आपको इस क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है कि इसको देंगे और इसको नहीं देंगे। वहाँ पर विकलांग मतलब विकलांग, अगर वो 40% विकलांग है तो उसको आरक्षण आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख अफेक्टेड को ही हम जो है इसमें लेंगे, अदरवाइज अगर वन हैंड अफेक्टेड है उसको नहीं लेंगे, या फिर कोई और डिसफॉर्मिटी है तो उसको हम नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जो विकलांगता की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ा अन्याय है। और अगर इसको कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उसको कोर्ट में चैलेंज करता है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत होगी, क्योंकि क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। जब क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हम 1 लाख इफेक्टेड को ही लेंगे? ये गलत है। विकलांग मतलब विकलांग।
एक्ट ऐसा नहीं कहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को आप इस तरीके से तरोड़ मरोड़ नहीं सकते, उसको इस तरीके से आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी। और दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि 1 लाख अफेक्टेड को हम लेंगे, अब मान लीजिए एक का एक पैर नहीं है, भाई हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं इमरजेंसी सेवाओं में आती है, कहाँ पर उसकी ड्यूटी लगाएंगे आप? आईसीयू में आप उसकी ड्यूटी लगा नहीं सकते, ओटी में आप उसकी ड्यूटी लगा नहीं सकते, इमरजेंसी में आप उसकी ड्यूटी लगा नहीं सकते। अगर आप 1 लाख इफेक्टेड को ले रहे हैं और 1 हैंड इफेक्टेड को आप बोल दे रहे हैं नहीं आप डिस्क्वालीफाई हैं, इसलिए क्योंकि आप क्या करोगे एक हाथ से? आप इसी, यही तो आपका वो होगा डिस्क्वालीफाई करने का जो रीज़न है, यही तो होगा कि आप हाथ, भाई एक हाथ नहीं है आपका, एक हाथ से काम नहीं कर सकते, तो कैसे आप जो है काम करेंगे? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ साथियों कि विकलांगता की श्रेणी में जितने भी लोग आते हैं, अगर वो डिसेबल है तो इसका मतलब उनको कोई और काम दिया जाता है, ऐसा काम जो वो कर सकें, लेकिन उनको इस तरह से उस प्रक्रिया से बाहर कर देना ये गलत है। ये बहुत बड़ा इशू है। और इसमें जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, और 40% का जो क्राइटेरिया मांगा गया है, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में भी है कि 40% अगर विकलांग है तो वो विकलांगता की श्रेणी में आएगा, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसे कोई भी, अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा तो आप कोर्ट के माध्यम से अपनी उस सीट को लें, ये आपका अधिकार है, और इस अधिकार को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। ये हम नहीं दे रहे हैं, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, और मैंने कई वकीलों से इस संबंध में डिस्कस किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट हमने पढ़ा है, और उस एक्ट में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप 1 लाख अफेक्टेड को लेंगे या फिर 1 हैंड अफेक्टेड को लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। उसमें सीधे सीधे से क्या कहा गया है कि 40% अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको आपको लेना पड़ेगा। जब एक्ट साफ साफ कह रहा है कि 40% की जो क्राइटेरिया है वो क्लियर होना चाहिए। अगर 40% का क्राइटेरिया अगर कोई भी व्यक्ति विकलांगता की श्रेणी में क्लियर करता है, इतना परसेंट अगर वो विकलांग है तो उसको लेंगे। तो साथियों, इस परिस्थिति में अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई किसी को किया गया है तो वो कोर्ट की शरण में जा सकता है, और निश्चित तौर पर उसको न्याय मिलेगा और उसको जॉब निश्चित तौर पर मिलेगी। ये बहुत बड़ा एक ऐसा सवाल सबके सामने है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से शायद अफेक्ट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको इससे दिक्कत हो रही होगी, उनका सिलेक्शन रुका होगा। तो ऐसे लोग अगर कोई हैं तो वो कोर्ट की शरण में जाए और उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। साथियों, और भी बहुत सारी कमियां हैं इस विज्ञप्ति में। जैसे मैंने आपको जब 3 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति रिलीज हुई थी, चिकित्सा चयन बोर्ड ने जब विज्ञप्ति जारी की थी, तो आई थिंक 3 को नहीं 2 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति, इवनिंग में समथिंग ऐसा कुछ था कि इवनिंग में वो विज्ञप्ति आई थी, और उस टाइम पर मैंने उस विज्ञप्ति पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि मेरा विरोध भी उसमें बहुत बुरा हुआ था, और मैंने उसमें कहा था इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। उसके बाद हमने इसमें चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी कि अगर जो रोस्टर सही नहीं करते हैं तो। उसके बाद 11 जनवरी 2023 को संशोधित विज्ञप्ति आई थी, और उस संशोधित विज्ञप्ति में साथियों एक बहुत बड़ा अगर कहें तो मिस्टेक हुआ था, कह सकते हैं। चिकित्सा चयन बोर्ड ने क्या किया, 1564 पदों में 51 पद बैकलॉग के और ऐड किए थे। अब जब 51 पद ऐड किए थे, SC ST और OBC के, ST का शायद कोई पद नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है, उसमें SC और OBC के पद थे शायद। ST का मुझे अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा है, विज्ञप्ति देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर बैकलॉग के पद ऐड किए थे। OBC के जरूर किए थे, OBC क्योंकि मैं पुरानी भी कुछ RTI मेरे पास है, मैं आपको इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो साथियों, जब वो पद इन्होंने ऐड किए तो 1564 प्लस 51 टोटल होता है 1615, लेकिन इन्होंने फिर 1564 ही कर दिया, जिससे क्या हुआ, हर तबके को नुकसान हुआ, चाहे वो SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे EWS है, चाहे सामान्य वर्ग है, सभी को क्या हुआ, ऐसा करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब साथियों, बैकलॉग जो इन्होंने ऐड किया, बैकलॉग में आ जाते हैं, तो साथियों इन्होंने SC ST OBC का बैकलॉग दिखाया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बैकलॉग 2016 में भरा गया था, जिसमें 206 पद थे। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आप चाहे तो वो रिकॉर्ड मेरे से ले सकते हैं। 2016 में वो बैकलॉग के पद भरे गए, उसमें 206 पद टोटल थे, जिसमें 142 पद SC के थे, अनुसूचित जाति के थे, और ST के 18 पद थे, और OBC के 46 पद थे, 46। और जब इन पदों को भरा गया तो SC के 98 पद भरे गए, 44 पद छोड़ दिए गए,
एसटी के 18 पद भरे गए, कोई भी पद नहीं छोड़ा गया। और ओबीसी के 46 पद थे, लेकिन भरे जब गए तो 63 पद, 63 पद भरे गए। मतलब पद निकले थे 46, भर दिए गए 63। इसका मतलब कि जितने पद से उससे कई ज़्यादा आपने पद भर दिए। जब आपने ऑलरेडी वहां पर पहले ही ज़्यादा पद भर दिए थे, तो अब दोबारा से आपने ओबीसी का बैकलॉग निकाला कहां से? ये बहुत बड़ा सवाल है। ओबीसी का बैकलॉग आया कहां से? ओबीसी का तो कोई बैकलॉग था ही नहीं। ओबीसी का जो बैकलॉग था 2016 में जब भरा गया, 2016 में 46 पद थे। आप देख लेना, उस विज्ञप्ति को उठा के देख लेना। जब 46 पदों को भरा जा रहा था, तो आपने 46 की जगह 63 पद भरे थे उस टाइम। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आरटीआई में मैंने लिस्ट मांगी और गवर्नमेंट और विभाग ने ही मुझे वो लिस्ट दी है। मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूँ उस लिस्ट को। आप मेरे चैनल पर अगर पीछे जाएंगे तो वो लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो साथियों, जब 46 पद थे, आपने 63 उस टाइम पर भर दिए थे, ऑलरेडी आप एडवांस भर चुके थे, तो फिर दोबारा से बैकलॉग कैसे बन गया? बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स चिकित्सा चयन बोर्ड ने इसमें की है, और इन मिस्टेक्स को सही करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिए। सिर्फ सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना कह देना बहुत नहीं है। चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से देखना होगा, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है उनको पकड़ना होगा, और उन गलतियों को लोगों के सामने लाना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियाँ ना हो। साथियों, इसी तरह से मैं आगे भी आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।